दोस्तों, सभी सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज की इस ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में। अ, हम हमेशा हर महीने के फर्स्ट वेडनेसडे में मिलते हैं और ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग चलाते हैं जूम मीटिंग के जरिए। तो दोस्तों, आज का इस विषय का सब्जेक्ट है कि नेविगेटिंग सर्जिकल ऑप्शन इन ब्लैडर कैंसर। तो आज हमारे साथ डॉक्टर शशांक, डॉक्टर जयवंत, डॉक्टर अखिल और डॉक्टर अनुज जो हमारे साथ जुड़ने वाले। सो आई थिंक वो ओपीडी में बिजी है थोड़े से। तो तब तक हम जानते हैं कि हमारे जो नेविगेटर है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग पैन इंडिया। तो हमारे साथ रतन है। रतन, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हो? जी सर बोलिए। जी रतन, रतन थोड़ा सा बताइए कि जब आप हॉस्पिटल में होते हो तो आप जो नेविगेशन करते हो उससे क्या हेल्प मिलती है आपको, क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरीके से आप पेशेंट को गाइडेंस और नेविगेट करते हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर, मैं शायद से ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पे नेटवर्क इशू है। तो जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, तो हमें सबसे पहले लैंग्वेज बैरियर बहुत आता है। क्या मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है या फिर इको हो रहा है सर? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही आ रही है आवाज। ओके। तो सर सबसे पहले जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, तो बड़ी दिक्कत ये आती है कि सर उनका लैंग्वेज किसी और स्टेट से आते हैं, किसी और ब्रांच से आते हैं, तो उनका लैंग्वेज बड़ा इशू कर जाता है मुझे, क्योंकि मेडिकेट करे तो करे कैसे। क्योंकि प्रॉब्लम ये रहता है कि हम जो समझाना चाहते हैं वो आधी अधूरी बातें वो लोग समझ पाते हैं, और फिर उतना नहीं करते, जिससे उनका उनका जो ट्रीटमेंट है वो सफर करता है। ये सबसे पहली बात मैं मेंशन करना चाहूंगा। सेकंड चैलेंजेस में ये हमारा होता है कि उनका अकोमोडेशन, कि वो अपना लिमिटेड मनी लेके आते हैं, और लिमिटेड लेने मनी लेने के बाद भी फिर भी वो जो टाटा, जैसे टाटा मुंबई में है, मुंबई के आसपास के जो अकोमोडेशन सेंटर्स है वो बहुत बहुत महंगे सेंटर्स है। एंड इन दैट केस अगर उनको कोई जैसे आते ही कोई अकोमोडेशन की फैसिलिटी तो आवश्यक रहती है, लेकिन नहीं मिल पाती है, बिकॉज ऑफ दैट ही डजंट हैव दैट मच इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसका जो बहुत सारा पैसा जो है वो वेस्ट कर देते हैं। तो उनको उनको उनके लिए तुरंत कोई अच्छा सा अकोमोडेशन सजेस्ट करना या उनके लिए अकोमोडेशन प्लान करना, ये सेकंड चैलेंज के तौर पे मैं मानता हूँ कि उनका ये होना चाहिए। और थर्ड चैलेंज ये आता है कि उनको नेगेटिव करने के बावजूद बहुत सारी परेशानी होती है कि पेशेंट रिलेटिव और पेशेंट में एक एक कॉर्पोरेशन नहीं रहता है, या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहते। जो हम पेशेंट रिलेटिव को समझाते हैं वो पेशेंट नहीं समझ पाते कभी कभी, और जो पेशेंट को समझाते हैं वो रिलेटिव नहीं समझ पाते कभी कभी। तो उन दोनों का भी, उसका भी जो कोऑर्डिनेशन है, कभी कभी हमें कहीं ना कहीं मिस दिखता है। सभी। जी जी, थैंक यू रतन। मुकेश जी, आप मुझे सुन रहे हो? अंतिमा जी, आप मुझे सुन रहे हो? अंतिमा, अरविंद, भूपेंद्र जी। अभी अखिल सर से बात हुआ, जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। ओके ओके। अरविंद, तब तक आप थोड़ा अपने वाराणसी टीम के बारे में थोड़ा बताइए, और आपकी वहाँ पे टीम क्या है और कैसे आप नेविगेट कर। राकेश। यस। हम हमारे यहाँ जो है कि लंग कनेक्ट की टीम से हमारे यहाँ 4 लोग काम करते हैं, जो है जी कि चारों लोग पेशेंट को नेविगेट करते हैं। पर जैसे जैसे पेशेंट का नीड होता है, जैसे पेशेंट फर्स्ट टाइम आता है तो हमारे ओपीडी में आया, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में आया, तो उसको क्या क्या कौन सी जांच कैसे करानी है, कौन सी जांच कहाँ पे होगी, उसके लिए अपॉइंटमेंट कहाँ पे मिलेगा। कुछ कुछ पेशेंट का क्वेरी रहता है कि उनका कीमो है तो कीमो कीमो वगैरह चढ़ेगा, तो उसके लिए अगर कुछ साइड इफेक्ट हुआ तो कैसे कांटेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें बताइए। किसी को फंड की कुछ नीड होती है तो उनको उसके लिए गाइड किया जाता है कि फंड के लिए कौन सा फंड कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से मिलेगी। आयुष्मान है तो कौन सी जांच आयुष्मान में आती है, अगर आयुष्मान काउंटर कहाँ पे है, और
कीमो के लिए प्रोटोकॉल वगैरह बन गया तो उसको अगली बार कब आना है, कौन सा टेस्ट करा के आना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग गाइड करते हैं। उसके अलावा कुछ कुछ मेडिसिन भी होती हैं, जैसे पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम वगैरह होता है, तो उसमें कुछ दवाई पेशेंट को बेनिफिट मिलती है, तो उसको कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हम और हमारी टीम यहाँ पे करते हैं, जैसा पेशेंट का नीड हो। कभी कभी पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उसके लिए भी हमारी टीम पूरा करती है। जैसा पेशेंट को मतलब लगता है कि उसको किस तरीके की काउंसलिंग जरूरत है, क्योंकि कभी कभार पेशेंट की जब फाइल बनती है तो उसको सबसे पहले यही लगता है कि हमारी फाइल तो बन गई, हमारा ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा पेशेंट इसी को लेकर परेशान होता है, तो उसमें बताया जाता है कि ये प्रोसीजर है, कोई प्रोटोकॉल पूरा करना होता है, कैंसर का ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें हम लोग सर गाइड करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और थैंक यू अरविंद, और ऐसे ही हेल्प करते रहिए। और हमारे ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप, इस ग्रुप को आपको बढ़ाना है और पेशेंट को नेविगेट करना है। अखिल सर हमारे साथ जुड़ गए। गुड इवनिंग सर, आपका फिर से स्वागत है आप हमारी इस ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में। और सर आज का जैसे अपना टॉपिक है कि नेविगेटिंग सर्जिकल ऑप्शन इन ब्लैडर कैंसर, और मैं चाहता हूँ कि आप इस विषय पर थोड़ा सा हमारे इस सपोर्ट ग्रुप को नेविगेट गाइडेंस कीजिए। यस थैंक यस। यू सर, वेलकम वंस अगेन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अभी एक ब्लैडर कनेक्ट की कुछ दिन पहले वाराणसी में कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई और काफ़ी लोगों से बातचीत हुई। ओपीडी से हट के भी अलग काफ़ी पेशेंट्स के घर वालों से भी मिलने का मौका मिला। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और एक परिवार की तरह काफ़ी पेशेंट्स, उनकी पूरी फैमिलीज आई यहाँ पर। तो इस तरह का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला और सभी को आई थिंक मरीजों को भी अच्छा लगा होगा इस तरह के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके। और हम यही चाहते हैं कि एज अ इस बीमारी से हम लोग एज अ परिवार लड़ें, एज अ फैमिली लड़ें। ये बीमारी ऐसी है जिसमें हमें सबके सहयोग की ज़रूरत होती है, सिर्फ हॉस्पिटल के काम से भी नहीं होता। जैसा कि अरविंद जी ने बताया कि कई तरह के हेल्प की ज़रूरत होती है। कई बार कुछ महंगी दवाइयों में भी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी हमारी पूरी टीम बहुत ही मेहनत के साथ कार्य करती है ताकि मरीजों को पूरा फायदा मिल सके। जो जो भी कई बार ऐसी कई स्कीम्स होती हैं जिसका पता पेशेंट्स को नहीं पहुंच पाता, जिससे वो पूरा फायदा नहीं उठा पाते। बट इस टीम के रहने के कारण, ब्लैडर कनेक्ट और लंग कनेक्ट की टीम के कारण, ये मरीजों को इस तरह के कई फायदे हो पाते हैं और डिटेल में काउंसलिंग हो पाती है। जैसे बताया गया कि जब मरीज की फाइल बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में एक बार डॉक्टर को दिखा भी लिया, उसके बाद अब इतने सारे स्टेप्स हैं। टेस्ट कराना है, सीटी स्कैन कराना है, बायोप्सी करानी है, और कई बार शुगर या और कोई प्रॉब्लम है तो फिजिशियन डॉक्टर को भी दिखाना है। कई बार डाइटिशियन को दिखाना है, फिजियोथेरेपी टीम को दिखाना है। तो कई सारे चीज एक साथ होती हैं और कोई भी इसमें कंफ्यूज हो सकता है। और हॉस्पिटल में एक टाटा हॉस्पिटल में हमेशा ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, चाहे मुंबई हो चाहे वाराणसी हो। तो कई बार मरीज घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे करें, ऐसे तो लग रहा है कुछ हो नहीं पाएगा। तो कई बार चिंतित हो जाते हैं। तो इस समय जो गाइडेंस की ज़रूरत होती है वो पूरी हमारी टीम कर पाती है, क्योंकि ये चीज़ डॉक्टर्स नहीं कर सकते। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहयोग की बात है कि इस तरह की टीम यहाँ अवेलेबल हो गई है लंग कनेक्ट और ब्लैडर कनेक्ट के द्वारा। तो ये समझना बहुत अनिवार्य है। एक केवट टीम भी एक होती है जो पेशेंट को इनिशियल गाइडेंस दे पाती है। बट डेफिनेटली केवट की संख्या काफ़ी कम है जिस हिसाब से भीड़ है, तो इस कंडीशन में लंग कनेक्ट और ब्लैडर कनेक्ट की टीम का कार्य और बढ़ जाता है। इसके साथ ही फंड्स रिक्वायरमेंट किसी भी इलाज में, किसी भी बड़ी बीमारी के इलाज, सिर्फ कैंसर ही नहीं, किसी भी बड़ी बीमारी के इलाज में फंड्स की रिक्वायरमेंट किसी को भी पड़ती है, हर किसी को पड़ती है। तो फंड्स के लिए भी सही प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो थैंकफुली हमारी सोशल वर्कर टीम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे केवट की टीम, ब्लैडर कनेक्ट और लंग कनेक्ट की टीम। तो पेशेंट्स को गाइड कर पाते हैं। कई बार सीएम पीएम फंड, ये फंड्स ऐसे हैं जिसके लिए सही तरीके से अप्लाई किया जाए तो फंड्स काफ़ी जल्दी आ पाते हैं। आयुष्मान में भी कुछ टेस्ट और सर्विसेज अवेलेबल हैं। वो कई बार पेशेंट्स को पता नहीं होता, तो उनको पता नहीं होता कि आयुष्मान में अप्लाई करना है कि खुद से खर्च करना है कि किसी और फंड में अप्लाई करना है। कई बार कुछ दवाइयाँ आयुष्मान में नहीं आती, तो उसमें कैसे कार्य करना है, उन दवाइयों तक कैसे पहुंचना है, इसके बारे में भी गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। और डॉक्टर, एज अ डॉक्टर हम प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं
और कई बार मरीजों से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिटेल में सारे फंड अरेंजमेंट का काम आई थिंक सोशल वर्कर की टीम के अलावा हमारी ब्लैडर कनेक्ट और लंग कनेक्ट की टीम जो कर पाती है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि इलाज पूरा कंप्लीट कर पाना, एक हो सकता है मरीज कई बार 1 या 2 साइकिल ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और फिर फंड की दिक्कत के कारण ट्रीटमेंट बंद कर दें, ऐसा भी हमने कई बार देखा है। तो इन सभी चीज़ों को मेंटेन करना, फिर कोई पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसमें कैसे मैनेज करना है, इन सारी चीज़ों के पीछे काफ़ी बड़ा सहयोग लगता है। तो इस तरह की टीम होना एक अच्छी बात है, और हम देख रहे हैं कि हमारे पेशेंट्स और उनके घर वाले यानी केयर गिवर्स जिनको हम बोलते हैं, उनको इस तरह की टीम से काफ़ी फायदा हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है और हमारे मरीजों के लिए काफ़ी अच्छा है। अब नेक्स्ट चीज़ है, जैसे जो टॉपिक था कि सर्जिकल ऑप्शंस और अदर ऑप्शंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैडर कैंसर्स। तो हमने पहले भी सुना है ट्रीटमेंट ऑप्शंस ब्लैडर के कैंसर के पेशेंट्स को, कई बार ऑलरेडी उनको पता होगा कि ऑप्शंस दिया जाता है। कुछ कंडीशन में कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी साथ में दी जाती है। कुछ कंडीशन में कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी पहले देकर फिर सर्जरी की जाती है। तो इस सब तरह के ऑप्शंस होते हैं। बीमारी के प्रकार से डिसाइड की जाती है उस टीम उस पर्टिकुलर बीमारी कौन सी स्टेज की है, कौन से तरह की बीमारी है जिस उसमें सर्जरी ठीक रहेगी कि कीमो रेडिएशन यानी रेडिएशन प्लस कीमो का ट्रीटमेंट ठीक रहेगा। तो ये सारी चीज़ों के पीछे काफ़ी टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो डॉक्टर्स की टीम डिसाइड करती है, और सारा कुछ डिसाइड किया जाता है। कई बार मरीज इसलिए चिंतित रहते हैं कि पेशाब की थैली पूरी तरह से निकालने के बाद उनका क्या होगा, पेशाब का नॉर्मल रास्ता बदल जाएगा, क्या होगा। तो इस तरह की चीज़ें, सही बात है, कभी परेशान होना घबराना नॉर्मल है, बट इसके लिए हमारी ब्लैडर कनेक्ट की टीम पेशेंट्स को गाइड करती है, और सर्जिकल टीम भी उनको काउंसिल करती है कि यदि ब्लैडर हटाया गया है तो एक न्यू ब्लैडर बनाने का तरीका होता है, वो तरीका हो सकता है। या कुछ कंडीशंस में स्पेसिफिक ऐसा होता है कि परमानेंट एक यूरोस्टोमी बैग लगाया जाता है। तो मतलब जिस तरीके की ज़रूरत हो इंडिविजुअल मरीज के हिसाब से वो चीज़ें डिसाइड करके बताई जाती हैं। इसके बाद ये समझने की बात होती है, कई बार मरीज पूछते हैं कि सर्जरी के पहले कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का क्या रोल है। तो ऐसा कई अध्ययनों में देखा गया है कि सिर्फ सर्जरी से कई बार खासकर स्टेज 3 और स्टेज 2 की बीमारी में कार्य नहीं चलता। तो इस कंडीशन में कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। सर्जरी के पहले 3 से 4 साइकिल्स ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें जो कीमोथेरेपी यूज करते हैं वो पहले 7 दिन, और एक बार 7 दिन और एक बार 14 दिन के गैप पे दी जाती है, जिसको हम लोग जेमसिस प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये प्रोटोकॉल एक बार जैसे आज लगा, फिर 7 दिन बाद लगा, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम 14 दिन बाद लगेगा। तो मतलब ये 1 दिन लगना और 7वें दिन पे लगना, ये मिला के एक साइकिल पूरी होती है। इस तरह से 3 से 4 साइकिल्स ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें 4 साइकिल दी गई तो यानी 8 डोजेज हो गए। तो इस तरह के ट्रीटमेंट, साथ में इम्यूनोथेरेपी यदि दी जा रही है तो इम्यूनोथेरेपी हर 3 हफ्ते में एक बार दी जाती है। जैसा कि अरविंद जी बता रहे थे कि कई सारे फंड्स के हेल्प से हम लोग इम्यूनोथेरेपी भी यूटिलाइज कर पाते हैं कई मरीजों में। और इसमें जैसे पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल होते हैं कुछ कंपनीज की तरफ से। जैसे कुछ इम्यूनोथेरेपी जिसमें 1 साइकिल परचेज की, 2 साइकिल जिस फार्मा कंपनी की दवाई है उस कंपनी की तरफ से डायरेक्ट फ्री मिली। तो इस तरह की चीज़ों से कई बार इम्यूनोथेरेपी मरीजों के रीच में आ पाती है। और फिर कीमो इम्यूनोथेरेपी के बाद एक स्कैन और बाकी ब्लड टेस्ट करा के देखा जाता है कि अभी क्या सुधार हुआ और ऑपरेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। उसके लिए फिर 3 से 4 साइकिल कंप्लीट करके बेहोशी के डॉक्टर, जो पीएससी बोलते हैं जिसको, पीएससी क्लियरेंस लिया जाता है। पीएससी क्लियरेंस लेकर ऑपरेशन के डॉक्टर को दिखाया जाता है। तो सर्जिकल टीम देख के डिसाइड करती कि किस तरह का ऑपरेशन किया जाएगा, ब्लैडर किस तरह का ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, और न्यू ब्लैडर बनाना है कि यूरोस्टोमिक बैग बनाना है। ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। इसके बाद क्या होता है कि ऑपरेशन के जो ऑपरेशन के दौरान जो टुकड़ा होता है वो जांच के लिए जमा हो जाता है, और उसकी रिपोर्ट आने के बाद देखा जाता है कि आगे क्या ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है।
यदि कीमो और इम्यूनोथेरेपी दिया हुआ है तो आगे इम्यूनोथेरेपी देने की रिकमेंडेशन और गाइडलाइंस हैं। यदि आगे सिर्फ कीमो दिया हुआ है, 4 साइकिल कीमो कंप्लीट हो चुकी है, तो आगे कीमोथेरेपी यूजुअली नहीं दी जाती। अ, अभी कुछ कंडीशन में आगे रेडिएशन भी देने की जरूरत पड़ती है। ऐसे कुछ अध्ययन हो चुके हैं, कुछ अध्ययन का रिजल्ट भी आ चुका है कि ऑपरेशन के बाद रेडिएशन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ऐड किया जाता है। ये हमारी पूरी टीम जो इसमें रेडिएशन सर्जिकल और मेडिकल टीम रहती है, ये डिसाइड करते हैं। और बीमारी कितनी बची थी सर्जरी के टाइम में, उसके हिसाब से भी देखा जाता है। इन सभी ट्रीटमेंट के साथ साथ मरीज मेन सोसाइटी में वापस से लौट सके, क्योंकि कई बार कैंसर की जानकारी होने से मरीज इतने घबरा जाते हैं, उनका पूरा नॉर्मल रूटीन खराब हो जाता है और वो सोसाइटी से एक तरह से कट जाते हैं। तो फिर इसको नेक्स्ट स्टेप होता है रिहेबिलिटेशन, मतलब सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में वापस लाना, उसका स्टेप्स चालू होते हैं। और इसमें फिर से हमारी कोऑर्डिनेटर्स, लंग कनेक्ट और ब्लैडर कनेक्ट की टीम का कार्य फिर काफी बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं मेन स्ट्रीमिंग करना, और वापस से मेन स्ट्रीम करना, वापस से नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस लेके जाना, इसके लिए कई सारे लोगों का कार्य रहता है। और इसमें मरीज के घर वालों को भी काफी एक्टिवली काम करने की जरूरत होती है, मरीज को ढांढस बनाने की जरूरत होती है और हिम्मत देने की जरूरत होती है। और इस समय एक बहुत जरूरी बात है ये ध्यान रखने की, कई बार मरीज पहले जो जो कभी स्मोकिंग कर रहे होते हैं, वो ठीक होने के बाद वापस से शुरू करना कर देते हैं, जिसका देखा गया है कि स्मोकिंग वापस शुरू करने से बीमारी के वापस आने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें समझना जरूरी है कि जो दुर्व्यसन यदि पहले ले रहे थे, उनसे आगे तो बचना बहुत जरूरी है, ताकि ट्रीटमेंट जो भी चल रहा है वो पूरा कर सके। इवन कई बार स्टेज 4 के मरीज होने के बाद भी लोग दुर्व्यसन जो होता है उसको कंटिन्यू करते हैं, तो बीमारी का इलाज, दवाइयों का असर पूरा नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजों से बचना चाहिए। इसमें हेल्प की जरूरत हो तो इसमें भी हमारी कनेक्ट टीम, ब्लैडर कनेक्ट और लंग कनेक्ट की टीम हेल्प करती है। और जिसको रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, कई बार अल्कोहल या स्मोकिंग रिलेटेड रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी टीम की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट और डाइट मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि हम लोग पहले कई मीटिंग्स में डिस्कस कर चुके हैं कि डाइट को मैनेज करना, कई कई भ्रांतियां होती हैं कि बिल्कुल शुगर नहीं ले सकते, शुगर थोड़ा भी ले लिया तो कैंसर बढ़ जाएगा। साफ फल, कोई भी तरह के फल नहीं खा सकते, ये सब भ्रांतियां हैं। साफ सुथरा कोई भी चीज आप खा सकते हैं। शुगर लेने से कैंसर की बीमारी नहीं बढ़ती। हाँ, शुगर को कंट्रोल में लेना होता है, क्योंकि कई बार ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट से शुगर थोड़ी बढ़ने की चांसेस रहते हैं। तो शुगर को कंट्रोल्ड वे में लें, और एक्स्ट्रा शुगर, एडेड शुगर ऊपर से एक्स्ट्रा ज्यादा ना लें। दूसरा बात, कई बार हम लोग मरीजों को समझाते रहते हैं कि उनको कई बार डाइटिशियन या उनको सुनने में आ गया कि कोई भी फल नहीं खा सकते, तो मरीज ऐसे ही कई बार ट्रीटमेंट के किसी न किसी साइड इफेक्ट से परेशान रहते हैं, और उसमें फिर नॉर्मल डाइट जो उनको पसंद है वो भी नहीं ले पाते। तो ये चीज़ों से इस तरह की भ्रांतियों से बचना चाहिए। साफ सुथरा घर का बना सुपाच्य भोजन पूरी तरह से अलाउड होता है, ऐसा कुछ नहीं मना होता है। आप घर का बना हुआ जो भी चीज लेना चाहते हैं, साफ सुथरा आराम से ले सकते हैं। और ये चीज हमारी सारी टीम को पता होना चाहिए। हमारे जो ब्लैडर कनेक्ट और लंग कनेक्ट के कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको भी यही चीज बार बार हमारे पेशेंट्स, उनके घर वालों को बताना चाहिए, क्योंकि इस तरह की भ्रांतियां इतनी ज्यादा कॉमन है कि हम डॉक्टर कई बार बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें बार बार बताने की जरूरत है हमारे मरीजों को। तो इस चीज का यदि हम ध्यान रखते हैं तो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो पाता है। जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ ट्रीटमेंट लिखना सफिशिएंट नहीं है, ट्रीटमेंट को कैरी आउट करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य है। तो इसमें सभी की हेल्प की जरूरत होती है, और सभी को समझना होता है। तो जहाँ भी ज़रूरत हो हमारे मरीजों को, मरीज के घर वालों को, वो हमारे ब्लड कनेक्ट और लंग कनेक्ट की टीम से मिलके कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करें। वो कई बार जो प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व हो सकती है खुद सॉल्व करेंगे। जो मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर से डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें फिर सॉल्व की जा सकती हैं। जी तो सर। हाँ सर, कंटिन्यू। यस यस, तो यही संदीप जी, मैंने
कोशिश की कि सारे हाँ ब्रीफ में एक ओवरऑल ट्रीटमेंट के बारे में बता सकूं, और जो कॉमन भ्रांतियां हैं जो उससे मरीज हमारे बच सके और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट ले पाए, इसका गाइड कर सके। जी बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और कि हमेशा आप ओपीडी में समय निकाल कर हमारे इस ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में आते हैं और हमारे मरीजों को गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको नवरात्रि और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी मरीजों को भी हमारी नवरात्रि और दशहरे की शुभकामनाएं। सर, ब्लैडर कैंसर अपना जो आज का सब्जेक्ट है कि नेविगेशन, सर्जिकल एंड ऑप्शन, कुछ एक दो कॉमन सवाल है, क्या मैं आपको वो पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। कि जैसे सर, ब्लैडर कैंसर में कौन कौन सी सर्जरी की जाती है? जैसे मैंने बताया कि ब्लैडर कैंसर्स में सबसे इम्पोर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करना कि पहले तो कि हमारा प्लान सर्जरी की तरफ है कि कीमो रेडिएशन की तरफ है। यदि प्लान हो चुका है कि कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी या कीमोथेरेपी अलोन देने के बाद सर्जरी करना है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप डिसाइड किया जाता है। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर्जरी होती है। अब किस तरह की सर्जरी की जा रही है, इसमें से पित्त की जो पेशाब की थैली है, पेशाब की थैली तो निकाली ही जाती है, कई बार साथ में नोड्स कुछ होते हैं आसपास के, उनको निकाली जाती है। इस प्रोसीजर को RCIC बोलते हैं, रेडिकल सिस्टेक्टोमी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। और इसके साथ ही मेन सबसे जिससे हमारे मरीज घबराते हैं, जिसके बारे में मरीजों को पता होना चाहिए, कि पेशाब की थैली जब हटाते हैं तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। मतलब पेशाब की थैली हट जाएगी तो आगे कैसे होगा, पेशाब कैसी होगी, उसका क्या प्रोसीजर होता है, ये चीज जानना काफी जरूरी है। और मैंने इसके बारे में ब्रीफली बताया कि एक तरीका होता है नियो ब्लैडर बनाना, एक तरीका होता है पेशाब की नली को जोड़ना, जिसको यूरोस्टोमी बोलते हैं। तो ये दो प्रोसीजर्स होते हैं RCIC में, जो इसके वेरिएबल्स होते हैं। सर, इसमें ये ब्लैडर निकालना जरूरी होता है क्या? जैसे मतलब। मैंने बताया कि दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। कुछ कंडीशन में ब्लैडर निकालना जरूरी होता है, जब बीमारी हमें दिख रही है स्पेसिफिक स्टेज या एक स्पेसिफिक लीजन के रिक्वायरमेंट पे, ये मेडिकल टीम डिसाइड करती है कि निकालना ही एकमात्र तरीका है कि कीमो रेडिएशन से कार्य हो सकता है। कई बार ये भी ऑप्शन रहता है कि कीमो रेडिएशन देख के ब्लैडर बचाने की कोशिश की जाए। यदि कीमो रेडिएशन के 3 महीने बाद भी बीमारी लगता है पूरी तरह से समाप्त नहीं हो, तब ऑपरेशन कराया जाए। लेकिन हमें शुरुआत के जो जांचें होती हैं उनसे आइडिया लगती है कि ब्लैडर बचाने की संभावना है कि नहीं है, तो इसको ब्लैडर प्रिजर्वेशन अप्रोच बोलते हैं, जिसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी का एक पार्ट होता है जिसको TURBT बोलते हैं। इन तीनों की प्रमुख भूमिका होती है। तो ये चीजें जानते हुए डिसाइड किया जाता है। और सर, ये रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है और उससे क्या फायदा हो सकता है, थोड़ा उसके। तो रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक दो तरह की मेनली सर्जरी की जाती है ब्लैडर कैंसर में। एक तरीका होता है जिसमें पेट को काट के, मतलब जिसको बोलते हैं कि ओपन सर्जरी। दूसरा तरीका होता है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी में एक लाभ ये होता है कि चीरे छोटे होते हैं, जिसके कारण बीमारी ऑपरेशन होने के बाद जल्दी बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारे कंडीशन में रोबोटिक सर्जरी ही की जाए। ये कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं, हमारी सर्जिकल टीम डिसाइड करती है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट में रोबोटिक करने का कोई फायदा है भी कि नहीं। तो ऐसा कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें रोबोटिक ही कराना है, हमें लेप्रोस्कोपिक ही कराना है, या हमें ओपन ही कराना है। ये मरीज की बीमारी के हिसाब से देखकर डिसाइड किया जाता है किस तरह की सर्जरी सबसे कम साइड इफेक्ट देगी, सबसे कम टाइम लगेगा हीलिंग में। उस तरह की अच्छी बात है कि इस दो सब तरह की सर्जरी टाटा मेमोरियल मुंबई में, टाटा मेमोरियल वाराणसी, दोनों जगह पे ही अवेलेबल है। तो ये एक अच्छी बात है। और इसके बारे में क्वेश्चन अपनी सर्जिकल टीम से डेफिनेटली पूछ सकते हैं। लेकिन इसके बारे में डिसीजन, जैसे मैंने बताया कि एक जनरलाइज्ड आंसर नहीं हो सकता कि ये सर्जरी बेटर है। ये इंडिविजुअल मरीज के बीमारी को देख के डिसाइड किया जाता है। डेफिनेटली सर। एक दो चैट बॉक्स के सवाल है, जैसे प्रदीप कुमार वाराणसी, मेरा कीमोथेरेपी के साथ रेडिएशन हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा मैं ठीक हूँ?
जी, तो जैसे मैंने बताया कि कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी के यूजुअली 3 महीने बाद एक स्कैन कराया जाता है। उससे आइडिया होती है कि क्या स्टेटस बीमारी को, और एक सिस्टोस्कोपी मतलब दूरबीन से पेशाब की थैली की जांच वो भी की जाती है। उससे आइडिया लगती है कि बीमारी वहां पे बची है कि नहीं बची। यदि लगता है कि कोई डाउटफुल बीमारी है तो उससे कुछ बायोप्सी लेके जांच की जाती है। उसमें कई बार रहता है कि बीमारी है, कई बार रहता है बीमारी नहीं है, और इसके हिसाब से फाइनल किया जाता है ट्रीटमेंट। यस सर। सर अपना नेक्स्ट सवाल है कि डॉक्टर अखिल अब्दुल अजीज ब्लैडर कैंसर होने के पहले एंड होने के बाद वो कौन सा साइन सिम्टम्स देखा जाएगा, प्लीज सर बताएं। हाँ। तो ब्लैडर कैंसर जैसे सबसे अच्छी बात है ब्लैडर कैंसर में कि कई बार सिम्टम्स जल्दी पता लग जाते हैं। इस कारण से ब्लैडर कैंसर बाकी कैंसर, खास करके लंग कैंसर के कंपैरिजन में अर्लियर स्टेज पे डायग्नोस हो पाता है। इसमें ब्लैडर में क्या होता है कि ब्लीडिंग यानी पेशाब के साथ रक्त आने की संभावना रहती है, और उसके कारण जैसे ही यदि रक्त थोड़ा भी आता है और साथ में कोई इन्फेक्शन ना हो, तो चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है ज्यादा, या ब्लैडर कैंसर हो सकता है। तो इसकी तुरंत ऐसे कुछ सिग्नल आने पे ही तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर को मिले और उनसे आगे की जांच कराएं, तो कंफर्म हो सकता है कि या ब्लैडर कैंसर है, या इन्फेक्शन है, या कुछ और प्रॉब्लम है। अनम्यूट कर लें। हाँ, नेक्स्ट सवाल है सर, हम ऑपरेशन के 1.5-2 महीने के बाद मिलने तो तो इसके कैंसर ज्यादा हाँ फैलना रिस्क है। हाँ, तो ये देखना जरूरी है कि बीमारी किस स्टेज की है, उस कंडीशन में रेडिएशन संभव है कि नहीं। तो यदि किसी समय में डेट की दिक्कत हो तो जरूर हमारे ब्लैडर कनेक्ट की टीम और केवल टीम से मिले। वो आपको डॉक्टर से डिस्कस करके बेटर गाइड करेंगे। जी सर। ठीक। बस सर एक दो ही सर्जरी के रिलेटेड सवाल थे। जैसे कि ब्लैडर जब निकाला जाता है तो पेशाब के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। यस, जैसे मैंने पहले ही बताया, नियो ब्लैडर का एक कंसेप्ट होता है। मतलब आंत की आंतों से ही बड़ी आंत के कुछ पार्ट को लेके एक नियो ब्लैडर क्रिएट किया जा सकता है। तो उसको नियो ब्लैडर बोलते हैं। और दूसरा तरीका जैसे मैंने बताया कि पेशाब की थैली को स्किन पे से जोड़ दिया जाए, तो उसको यूरोस्टोमी बोलते हैं। तो जिस तरीके का संभावना होती है और मरीज की एज और बाकी चीज़ों को देखते हुए चीज़ें डिसाइड की जाती हैं कि यूरोस्टोमी करना है कि नियो ब्लैडर फॉर्मेशन करना है, और उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। सर एक नेक्स्ट सवाल है शैलेंद्र जी का। सर न्यू ब्लैडर बनने के बाद अगर सही नहीं हुआ तो कब होगा। तब क्या होगा? हाँ, तो तब क्या होगा। जी, तो न्यू ब्लैडर का कंस्ट्रक्शन भी एक आर्ट है। न्यू ब्लैडर कंस्ट्रक्शन के बाद यूजुअली दो प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। एक होता है कि न्यू ब्लैडर बनने के बाद कोई इन्फेक्शन होना। दूसरा कंडीशन होता है कि बार बार शरीर में कोई सॉल्ट की कमी हो जाना। क्योंकि न्यू ब्लैडर जो बना है उससे क्या है कि कुछ स्पेसिफिक शरीर में जो सॉल्ट्स होते हैं, जिसको सोडियम पोटेशियम बोलते हैं, वो हमारे लॉस होते रहते हैं और एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। और जो पेशाब की थैली में नॉर्मली एब्जॉर्ब हो जाते थे, वो न्यू ब्लैडर में जाने के बाद शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और शुरुआत में खासकर पहले 3 महीने इसके लिए बार बार टेस्ट कराते रहने होते हैं, 15 से 20 दिन पर, और इस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। जी सर। सर एक अभी अभी सवाल आया है सामने। मेरा इलाज टाटा मेमोरियल में वाराणसी चल रहा है। सेरिटिनिव एमजी ले रहा हूँ, अभी भी कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर अखिल से देखने में इलाज हो रहा है। अभी मैं शायद आप ही का पेशेंट है। अभी मैं टाटा मेमोरियल पेट स्कैन और सीटी स्कैन सीटी लेकर गुड़गांव गई थी। वहाँ डॉक्टर ने देखा सीटी स्कैन, कोई भी ट्यूमर नहीं दिखाई दे रहा है, अभी भी सब ठीक हो गया। तो उन्हें बोला कि एक बार और पेट सीटी करवा लीजिए। तो सर इसमें हम क्या सुझाव रहेगा। इसमें अलग से पेट सीटी का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सीटी स्कैन में कोई बीमारी नहीं दिख रही तो अच्छी बात है। पेट सीटी आपको टैबलेट तो कंटिन्यू करनी होगी बीमारी ना दिखे तब भी, क्योंकि बीमारी कई बार छोटे लेवल पे रहती है। तो पेट सीटी कराने का ऐसा कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं दिख रहा है। और सीटी स्कैन जैसे 3 3 या 4 4 महीने पे जैसे कराने का बताया गया वही कंटिन्यू करें। पेट सीटी से कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज इस कंडीशन में, खासकर जब सीटी स्कैन में बीमारी नहीं दिख रही और कोई ज्यादा सिम्टम नहीं है, तो जरूरत नहीं लग रही। जी सर। एक आखिरी सवाल है प्रज्ञा का ही शायद। प्रज्ञा भगत अलका प्रीवियस ड्रग सेरिटेनेबी 450 लॉर्नाटेनिब 7 मंथ से पेट सिटी में लीवर साइड प्रोग्रेस हुआ है क्या, एनजीएस वेटेड
5 डेज आगे टारगेट थेरेपी को रोल रोल क्या है सर? ओके ओके। देखिए, यदि एल पॉजिटिव डिजीज में लॉरलेटनिप पे यदि बीमारी बढ़ती है तो फिर हमें से भी एक लीवर से बायोप्सी करके कंफर्म करना होता है और उस पे एक अगेन एनजीएस किया जाता है। उस एनजीएस से हमें पता लगता है कि कोई और टारगेटेड थेरेपी, जैसे ब्रिगाटिनिब नाम की एक टारगेटेड थेरेपी है, वो उस पे कार्य करेगी कि नहीं। तो ब्रिगाटिनिब पहले हमारे देश में नहीं थी, अच्छी बात है, ब्रिगाटिनिब भी अब हमारे देश में आ चुकी है। तो एनजीएस की रिपोर्ट देखते हुए, बाकी चीजों को देखते हुए डिसाइड किया जा सकता है कि आपको आगे ब्रिगाटिनिब देने से लाभ होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप एक बार ओपीडी में संपर्क कर सकते हैं। सोमवार या मंगलवार को ओपीडी में दिखा सकते हैं, जो आगामी मंगलवार है, और इस बारे में डिटेल गाइडेंस ले सकते हैं। सर और सर एक मेरे पास आखिरी सवाल है लास्ट की। सर्जरी के बाद मरीज की उम्र और उसकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें कैसे बेहतर होगी या कैसे बेहतर हम कर सकते हैं? यस, तो ये बहुत जरूरी प्रश्न है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी प्रोसीजर होने के बाद, कोई भी ट्रीटमेंट होने के बाद रिहेबिलिटेशन एक प्रोसीजर होता है, जिससे मरीज को वापस नॉर्मल की तरफ जितना हो सके, एज क्लोज टू नॉर्मल एज पॉसिबल हो सके, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी लाइफ की गुणवत्ता को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके लिए कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये एक दिन की कार्य नहीं है, 3 से 6 महीने मिनिमम लगते हैं इस तरह के प्रोसीजर में। कोई भी नया प्रोसीजर हुआ, यूरोस्टोमी लगा या न्यू ब्लैडर बना, तो उसके बाद उसको ट्रेन करना, बॉडी को एक नए तरीके से ट्रेन करना, फिर उसके रिलेटेड साइड इफेक्ट्स या इन्फेक्शन न हो उसके लिए कुछ हैबिट्स अपनाना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। और एक्सरसाइजेज और कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज भी बताई जाती हैं, और वजन और खान पान का ध्यान रखना होता है। फिर से मैं खान पान के बारे में बोलूंगा कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक ये चीज नहीं मना है, वो मना है, ऐसा कुछ नहीं होता। साफ सुथरा हाइजेनिक फूड सब कुछ अलाउड होता है। जी बिल्कुल, तेल, मिर्च मसाला तेल कोशिश करना होता है कि थोड़ा कम लें, ताकि खाना सुपाच्य हो और इजिली डाइजेस्टिबल हो। जी बिल्कुल सर। और इसी तरह से बहुत सारे सवालों का ये जो भी जवाब रहते उसके लिए आप हमारी जो ब्लैडर की यूट्यूब पर मीटिंग है वो भी सुन सकते हैं। तो अकील सर ने बहुत सारे सवालों के जवाब और कई अन्य विषयों को लेकर सर ने गाइडेंस दिया है, मार्गदर्शन दिया है। तो आप यूट्यूब पर जाकर हमारे इस चैनल को सुनकर हमारे सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। अकील सर, मैं आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे इस ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग का। आप समय निकाल कर आते हैं और आपको हमारे सभी पेशेंट की तरफ से और सभी नेविगेटर्स और टीम की तरफ से आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको विजयादशमी की दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आपका सपोर्ट हमें चाहिए। थोड़ा और समय लगेगा हमें और इस मीटिंग को बढ़िया और बेहतर और लोग जुड़ने के लिए हमें कई अवेयरनेस करना पड़ेगा बहुत सारी। तब जाके धीरे धीरे ये ग्रुप और बड़ा हो जाएगा और नए नए विषय लोगों को हम लेकर आएंगे और इस ब्लैडर ग्रुप को बढ़ावा देंगे। और आपका आशीर्वाद इसी तरह से हमें मिलता रही है, बस यही मैं उम्मीद करता हूँ सर आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सभी का। इस तरह का प्लेटफॉर्म से न सिर्फ मरीज बल्कि डॉक्टर्स को भी काफी संबल मिलता है, और अपनी बात एक साथ कई सारे मरीजों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। सब संदीप जी, आपका बहुत धन्यवाद। जी पूरी जी लंग जी। कनेक्ट टीम और ब्लैडर कनेक्ट टीम का धन्यवाद। हमारे हमेशा हमारा सहयोग करने वाले हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन सभी का हमें बहुत, मेरी तरफ से धन्यवाद और शुक्रगुजार। यस सर। और आप ही से एनर्जी और ऊर्जा मिलती है और काम करने में और मजा आता है कि डॉक्टर अगर हमारे साथ है, सपोर्ट कर रहे पेशेंट्स को, और पेशेंट्स भी काफी अच्छे सवाल लेकर आते हैं और हमें भी हेल्प करने में बहुत एनर्जी मिलती है। अरे हाँ, चलो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ब्लैडर का पेशेंट है तो उनको हेल्प करना चाहिए। हर कोई जो कैंसर पेशेंट जो सर्वाइव हो रहा है, चाहे वो लंग का हो, ब्लैडर का हो, उनको तो सपोर्ट करते ही हमारे नेविगेटर जैसे अरविंद जी है, अंतिमा जी है, हमारी ब्लैडर कैंसर सर्वाइवर फातिमा जी है, वो भी हमेशा लोगों को सपोर्ट करती रहती है। तो सर आपका और सभी दर्शकों का और सभी लोगों का मैं तहे दिल से इस ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग का धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह से हर बुधवार, हर महीने के पहले बुधवार आप सभी लोग जुड़िए और हमारी इस ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग को बढ़ावा दीजिए। अखिल सर, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऐसे ही जुड़ते रहिए। थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू सो मच। सभी दोस्तों से, हमारे नेविगेटर्स, हमारे ब्लैडर कैंसर के सपोर्टर अरविंद जी, अंतिमा जी, सुचित मिता जी, हमारे संजीव सर, इन सभी लोगों को, सभी हमारे दर्शकों को और हमारे ब्लैडर कैंसर के
सपोर्टर्स को, मरीजों को मैं नवरात्रि की और दशहरा की, विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और सभी लोग जल्दी ठीक हो और हमारे इस ब्लैडर कैंसर ग्रुप से जुड़ते रहिए और इस ग्रुप को और बड़ा करते रहिए। अरविंद जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फातिमा जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अरविंद जी, आप कुछ कहना चाहते हो?